Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 14 में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब तक आपने रिग्रेशन लाइंस, उसके डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट कैलकुलेशंस में बहुत सी टेक्निक्स को अंडरस्टैंड कर लिया हुआ है। हमने अब तक रिग्रेशन लाइन y ऑन x और x ऑन y में a और b की डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट टेक्निक्स के साथ अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अब तक की जो कैलकुलेशंस हमारी परफॉर्म हो चुकी हैं उनमें रियल लाइफ में हम लोग उसको कहाँ और कैसे देख सकते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपने इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। ठीक है, ये इसका पॉइंट इससे पहले भी हम डिस्कस कर सकते थे जब हम रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे थे, लेकिन लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल को यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद जो है वो इस पॉइंट की वजह से है कि आपको यहाँ इस पॉइंट को समझने में आसानी हो जाएगी कि रेजिडुअल्स क्या चीज़ है। पहला उसका प्रिंसिपल ये है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल शुड बी लीस्ट, यानी जो लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल है इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स। अब आप चूंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर चुके हैं, आपके माइंड में आ चुका होगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स का मतलब क्या है कि दे आर टॉकिंग अबाउट सिग्मा ई स्क्वायर, और ई का मतलब रेजिडुअल है। और जो रेजिडुअल है वो कैसे कैलकुलेट होता है, जब आप एक्चुअल वैल्यू में से कैलकुलेटेड वैल्यू को माइनस करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू में से। सो अब यहाँ अगर आप गौर से देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड बी लीस्ट पॉसिबल, यानी लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल ये कहता है कि इट शुड बी लीस्ट पॉसिबल, यानी जब हम कैलकुलेशंस करें सिग्मा ई स्क्वायर का आंसर लीस्ट पॉसिबल होना चाहिए। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे, एड्रिन लेजेंड्री, उन्होंने इसका रूल जो है डिफाइन किया था रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। और उन्होंने ये रूल जब इन्वेंट किया उस वक्त हमारे पास रियल लाइफ में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे कि एक डेटा के लिए हम बहुत सी लाइंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी मैं अब आपको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने लगा हूँ कि किस तरह हम इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में जब हम एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए लीनियर ट्रेंड, क्वाड्रेटिक ट्रेंड या और ट्रेंड्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये ट्रेंड जो आपने कैलकुलेट किया, बहुत ज़्यादा जो हमारे पास कैलकुलेशंस आ जाती हैं अमंग वेरी कैलकुलेटेड वैल्यूज़, कौन सा मॉडल, कौन सा रिग्रेशन मॉडल जो है, मैथमेटिकल मॉडल जो है सबसे बेस्ट होगा, तो उसके लिए फिर इस लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल को आप यूज़ करते हैं और फिर आप बताते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर कि आपके लिए आसान हो जाता है कि उस पर्टिकुलर मॉडल को हम आगे फर्दर एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए एक्स वाई, आपके पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो पेड ऑब्जर्वेशंस आपके पास अवेलेबल है, उसमें आपने बहुत से ट्रेंड्स कैलकुलेट किए हुए, से वाई ऑन एक्स एक लाइन है जिसमें लीनियर ट्रेंड आपने कैलकुलेट किया हुआ है, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसी तरह आपने क्वाड्रेटिक ट्रेंड कैलकुलेट किया हुआ है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपके माइंड के अंदर होगी। इसी तरह और भी लीनियर ट्रेंड, इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो सकती है, ए प्लस ए इंटू बी रेज टू पावर एक्स, यानी बहुत सी इक्वेशंस कैलकुलेट हो सकती हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि इनमें से इन तीनों जो ट्रेंड्स आपने इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए कैलकुलेट किए हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है, वो कौन सा मॉडल जो है वो सबसे बेस्ट होगा, तो वो कौन बताएगा, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। और हम कैसे इसको जज कर सकते हैं, हम इस तरह जजमेंट करेंगे कि इन तीनों मॉडल्स में से जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल सबसे कम है, शुड बी लीस्ट पॉसिबल है ना। यानी हम क्या करेंगे, इन तीनों मॉडल्स को चेक करेंगे, सिग्मा ई स्क्वायर निकालेंगे, जिसका सिग्मा ई स्क्वायर सबसे कम होगा उसको बेस्ट मॉडल के तौर पर कंसिडर करेंगे और उसको आगे एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा और उसके ऊपर मजीद एनालिसिस परफॉर्म किए जाएंगे। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं मजीद इस टॉपिक में हमारे पास क्या है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर फिट।
अभी जो हमने लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल पढ़ा था ये उसी के हवाले से है। अभी हम ये बात कर रहे थे अमंग द ऑल कर्व्स, यानी y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसके अलावा सी एक्स क्यूब भी हो सकता है, y इज इक्वल्स टू a b रेज टू पावर x, ठीक है। इस तरह बहुत सी आप इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अमंग द ऑल कर्व्स, यानी ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ठीक है। इन सब कर्व्स में से जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, उसका नाम क्या है? लीस्ट स्क्वायर फिट, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल के ऊपर जो मॉडल, जो इक्वेशन पूरा उतर रही है, यानी उसके अजम्पशंस को फुलफिल कर रही है, इनमें से जो भी कर्व उन अजम्पशंस पे पूरा उतरेगी उसको हम क्या कहेंगे? लीस्ट स्क्वायर फिट। तो आप इसको जनरलाइज्ड वे में कैसे समझ सकते हैं? अगर किसी को आपको बताना हो कि लीस्ट स्क्वायर फिट क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि लीस्ट स्क्वायर फिट एक ऐसी रिग्रेशन इक्वेशन है कि जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल सबसे कम है अमंग ऑल कर्व्स, ठीक है। जितनी भी कर्व्स कैलकुलेट हुई हैं उनमें से जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल सबसे कम है उसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट स्क्वायर फिट। सो इट इज द नेम ऑफ द कर्व, ये याद रखिए। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि रिग्रेशन कर्व या सिंपल लीनियर रिग्रेशन है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, दिस इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर्व, लेकिन ये इसका नया नाम लीस्ट स्क्वायर फिट भी हो सकता है। क्या इसका नाम क्या हो सकता है? लीस्ट स्क्वायर फिट, अगर इसी कर्व का सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल सबसे कम हो जाए। सो अब आपने याद रखना है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का कोई नाम और भी हो सकता है, क्या? लीस्ट स्क्वायर फिट, अगर उसका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल सबसे कम है। उसके बाद हम इसी लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है आपकी, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने लगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिग्मा ई इज इक्वल्स टू 0। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द सम ऑफ रेजिडुअल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। क्लियर होगी बात? यानी आप जब रेजिडुअल्स निकाल लें और उसका सम कर लें तो आंसर 0 होना चाहिए। अब रेजिडुअल्स क्या चीज़ थे? आपके पास जो ट्रेंड वैल्यूज आती थी y की वैल्यूज में से, जब आप y हैट यानी ट्रेंड वैल्यूज को कैलकुलेट जो आपने की हुई है उसमें से माइनस कर दो और उस कॉलम का सम ले लें। यानी ये जो कॉलम है जिसका आपने सम लिया, अगर ये आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि सम ऑफ रेजिडुअल्स इज इक्वल्स टू 0। सो पहली प्रॉपर्टी है लीस्ट स्क्वायर लाइन की कि उस लीस्ट स्क्वायर लाइन का जो सम ऑफ रेजिडुअल्स है वो 0 के इक्वल होता है। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है सिग्मा y इज इक्वल्स टू सिग्मा y हैट, यानी जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यूज हैं, ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उनका सम, और जो आपने ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, ट्रेंड वैल्यूज आपने जो कैलकुलेट की हैं उनका सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। यानी जो ये लीस्ट स्क्वायर फिट की जो प्रॉपर्टीज हैं, लीस्ट स्क्वायर लाइन की जो प्रॉपर्टीज हैं, उस लाइन के अंदर सिग्मा y हमेशा सिग्मा y हैट के इक्वल होता है। यहां से हम एक और प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं। गौर कीजिए, अगर दोनों कॉलम्स का सम सेम है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम टू, यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उस प्रॉपर्टी से हम ये चीज भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्मा यानी y अगर एक जैसा है
सिग्मा वाई हैट के इक्वल है, तो वाई बार मस्ट बी इक्वल्स टू वाई हैट बार। याद रखिए कि ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं कि वो इस तरह पूछ सकते हैं, इन लीस्ट स्क्वायर लाइन सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क वो लगा देते हैं और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे देते हैं, तो आपको चूज करनी है। ये सिंबॉलिकली भी हो सकती है और डिस्क्रिप्टिव वे में भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो ये पूछ सकते हैं आपको एमसीक्यूज के अंदर कि ट्रेंड वैल्यूज का सम जो है किसके इक्वल होता है। तो वो आपको याद रखना है कि ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट जो आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है उसके इक्वल होगा डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, ओरिजिनल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये सम और ट्रेंड वैल्यूज का सम हमेशा इक्वल होता है लीस्ट स्क्वायर लाइन के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है जी, सिग्मा ई स्क्वायर इज मिनिमम, जो हमने लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल के तौर पर भी इसको समझा था। सो सिग्मा ई स्क्वायर कैसे निकलेगा, सबसे पहले ई निकलेगा y माइनस वाई हैट, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो इक्वल, इसका सम 0 होता है। जब आप यहां से स्क्वायर करते हैं यानी ई स्क्वायर, फिर क्या होगा सिग्मा, सिग्मा तो हम बाद में लगाएंगे, y माइनस वाई हैट स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर का मतलब है y माइनस वाई हैट का आपने स्क्वायर कर लिया। अब इसका सम, इस कॉलम का सम जो है वो मिनिमम होता है किसके लिए, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन के लिए हमेशा सिग्मा ई स्क्वायर मिनिमम होगा। और इसको कैलकुलेट करने का एक और मेथड भी यहां पर हमने फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है, एंड दैट इज सिग्मा ई स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते, यानी आप इस फॉर्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट नहीं करते कि आप ट्रेंड वैल्यूज निकालें, आप ओरिजिनल वैल्यूज में से ट्रेंड वैल्यूज को माइनस करें, फिर उसका स्क्वायर करें और फिर सम करें, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आज आपने अपनी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज में मेंशन कर लेनी है, ठीक है। क्या है जी, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए टाइम्स, ये ए वही है जो वाई ऑन एक्स के अंदर आपने कैलकुलेट किया था, वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। और ये बी स्लोप ऑफ द लाइन है जिसके आपने डिफरेंट फॉर्मूलाज अब तक स्टडी किए हुए। सो अगर आप वाई ऑन एक्स लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास ये 4 कॉलम्स होना ज़रूरी हैं, जिसमें 3 कॉलम्स, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा वाई और सिग्मा वाई स्क्वायर। अगर आपने वाई ऑन एक्स लाइन कैलकुलेट करने के बाद इन तीनों वैल्यूज़ को इनके साथ ऑपरेट करने के बाद आंसर अगर कैलकुलेट कर लिया तो दैट इज ऑटोमेटिकली इक्वल्स टू सिग्मा ई स्क्वायर। यानी आप ये भी कह सकते हो ये प्रूफ भी है एक, यानी हम इसको प्रूफ करना चाहें तब भी प्रूफ कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट आप अपने फॉर्मूले से इस तरह कैलकुलेट कर लें, और थ्रू कैलकुलेशंस यानी आप इस अंदाज में कि ओरिजिनल वैल्यूज में से वाई हैट की वैल्यूज को माइनस करें, उसका स्क्वायर करें, जो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। ये मार्कर की टिप को देखिए कि इस आंसर को आप इस आंसर के साथ मैच करेंगे तो वो इक्वल होगा। कुछ क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन भी आया होता है कि शो दैट सम ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अपने बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी इसमें लीस्ट स्क्वायर लाइन के अंदर कौन सी है। लीस्ट स्क्वायर लाइन की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कि लीस्ट स्क्वायर्स लाइन always passes through their mean values, यानी मीन वैल्यूज में से वो हमेशा पास करेगी, और वो मीन वैल्यूज कौन सी होंगी, एक्स बार और वाई बार। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास रिग्रेशन मॉडल है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, और अगर हम इस कैलकुलेटेड मॉडल के अंदर y की जगह पर y बार और x की जगह पर x बार पुट अप कर दें तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी।
और यही इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपको किसी भी पॉइंट के बारे में पता हो या ना पता हो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कौन से दो पॉइंट्स जो हैं जो वेरीफाई करेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़ के हवाले से, तो आप खामोशी के साथ बिल्कुल इम्पॉर्टेंटली समझते हुए कि x की जगह x बार और y की जगह y बार आप अगर पुटअप करें तो आप आसानी के साथ इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन की जो लिमिटेशंस हैं उसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि इट इज एप्लीकेबल टू द स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है ज्यादातर। ठीक है, यानी लीनियर रिग्रेशन, ये इस कॉन्सेप्ट को यहां से भी अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम इसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में कोई और अप्रोक्सीमेशन, कोई और रिलेशनशिप निकालते हैं, अगर हम क्लियर नहीं है, इफ वी आर नॉट क्लियर अबाउट द रिलेशनशिप, तो फिर हम क्या करते हैं, यानी हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में आइडिया नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, वी यूज scattered diagram to identify the linear relationship। यानी हम क्या करेंगे, x और y से एक स्कैटर डायग्राम बनाएंगे और वहां से क्लस्टर ऑफ द पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर लेंगे। और ये प्रॉब्लम है इसका लीनियर रिग्रेशन का कि वो सिर्फ एप्लीकेबल होती है लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी मजीद लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, लिमिटेशन है, प्रोसीजर गिव्स बेस्ट फिट बाय ए एंड बी, यानी वो जो आप ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो इवन व्हेन लीनियर रिलेशनशिप इज नॉन एग्जिस्टेंट। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिमिटेशन है इसकी कि आप चाहे लीनियर रिलेशनशिप को नहीं भी फाइंड कर रहे या उसके दरमियान में एक्स और वाई का जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसमें लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा, तब भी आपको ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो बेस्ट फिट के तौर पर मिलेंगी। बेस्ट फिट का मतलब ये है कि वो ट्रू वे में आपको एरर्स के सम ऑफ स्क्वायर्स को मिनिमाइज कर रही होंगी। सो ये इसकी एक लिमिटेशन है। अब अगर फर्ज कर लो कि एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन मॉडल जो है वो ए और बी का बेस्ट आपको फिट प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को देखेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो आप नेक्स्ट आने वाले दिनों में लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि सेकंड जो लिमिटेशन है वो उसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम लगाते हैं कब, जब हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन इसके बावजूद भी, यानी एक्चुअल जब हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं तो हमें वो लीनियर ट्रेंड प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, लेकिन हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू आ रही होती है वो बड़ी बेस्ट फिट के तौर पर आ रही होती है और हम उसको बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम उसको अवॉइड करते हैं और फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाते हैं और वहां से हम अपनी अप्रॉक्सीमेशंस को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसकी लिमिटेशन है, रिग्रेशन इक्वेशन इज एन एसिमेट्रिकल मेजर। एसिमेट्रिकल मेजर का मतलब क्या है, देखिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप एस्टीमेट करते हैं वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल। ऐसे ही है जी, आपने इसको अब तक काफी लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एक वेरिएबल को एस्टीमेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल, और आम तौर पर हम एस्टीमेट करते हैं y को ऑन द बेसिस ऑफ x। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लाइन कैलकुलेट करेंगे y ऑन x के लिए, उसमें कुछ कैलकुलेशंस होंगी, कुछ a और b की वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहां जो y ऑन x के लिए जो आपने कैलकुलेशंस करनी है वो आप वी कैन नॉट
यूज दीज कैलकुलेशंस, यानी कौन सी कैलकुलेशंस, ये वाली जो y ऑन x के लिए आपने a और b की अजम्पशंस को देखते हुए उनकी कैलकुलेशंस कर ली हैं, उन्हीं कैलकुलेशंस को आप x ऑन y के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज दीज फॉर x ऑन y, यानी y ऑन x की जो कैलकुलेशंस हैं, y ऑन x की जो वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी x ऑन y के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये इसकी लिमिटेशन है, इसीलिए इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है वन साइडेड सिमेट्रिकल। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ y ऑन x के लिए आपने कंसिडर कर ली वही आप x ऑन y के लिए भी करेंगे, यानी y ऑन x और x ऑन y दोनों डिफरेंट कैलकुलेशंस होंगी, आपका इसमें काम नहीं चलेगा, आपको ये अलग से देखना पड़ेगा। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आपने याद रखना, इसकी एक्सप्लेनेशन आपने खुद से याद रखनी है। y रिग्रेशन इक्वेशन इज कंसिडर्ड एज एन एसिमेट्रिकल मेजर, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि the values, the approximations which we use for y on x, we cannot use these calculations or values for x on y। क्लियर होगी बात? सो अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, लास्ट इसकी लिमिटेशन है जी, इक्वेशंस होल्ड्स फॉर गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास x और y की कुछ वैल्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है, आपने इन वैल्यूज को यूज करने के बाद एक अप्रोक्सीमेशन मैं कर रहा हूं 5 + 3.5x, ये आपने एक रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपने कैलकुलेट कर लिया, जिसमें a की वैल्यू 5 है और 3.5 आपके पास b की वैल्यू है, ठीक है। तो इक्वेशन होल्ड्स फॉर द गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी ये जो इक्वेशन है 5 + 3.5x, ये जो x की गिवन वैल्यूज थी आपके पास, जो डेटा सैंपल डेटा आपके पास अवेलेबल था, यानी इन्हीं वैल्यूज के लिए आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यानी आप a की वैल्यू को अगर 5 ले रहे हैं और b की वैल्यू को 3.5 आपने फाइंड कर लिया है फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फिर a = 5 और b = 3.5 इन्हीं वैल्यूज के लिए होगा। ये और वैल्यूज जो न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके लिए ये होल्ड नहीं करेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि देयर विल बी लॉट्स ऑफ रिग्रेशन लाइंस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या डिफरेंट काइंड ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या सैंपल्स के लिए। सो आपने ये याद रखना है कि जब भी रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट हो रही है तो वो यूनिक है, यानी अब आपको यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो किस टाइप का आ सकता है, वाई रिग्रेशन इक्वेशन या लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इज यूनिक, तो उसका आंसर ये लिखा हुआ है बिकॉज इक्वेशन होल्ड्स फॉर गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी जो गिवन रेंज है सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के लिए वो इक्वेशन होल्ड करती है, बाकी इंफॉर्मेशन है अगर वो कोई चेंज हो गई है तो फिर उसके लिए वो इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी, वो किसी और के लिए होल्ड कर रही होगी। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये थ्योरेटिकल पोर्शन का लास्ट लेक्चर था। अब हमने रिग्रेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर लिया है, आपने इसके बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन को हमने किस तरह फाइंड करना है और उसके कौन कौन से डिफरेंट आउटलुक्स हो सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज करें। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने रिस्पेक्टिव टीचर के साथ डिस्कस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे तरीके से क्लियर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।